हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर टॉक्स एंड आज हम बात करेंगे क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में। तो क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होता है? क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस इन्वॉल्व इन द डायरेक्टली प्रोविजन ऑफ मेडिकेशन रिलेटेड केयर टू ऑप्टिमाइज पेशेंट आउटकम। तो यहाँ पर जितनी भी मेडिसिन है, ड्रग हैं, उनके बारे में हम जो पेशेंट को काउंसलिंग करके कम्युनिकेट करके उनकी जो प्रॉब्लम है, साइड इफ़ेक्ट हैं या फिर उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वो हम कम्युनिकेट करते हैं और पेशेंट हेल्दी रहे उसके को ऑप्टिमाइज करते हैं और पेशेंट की वेलबींग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जब हम बात करें तो मेडिकेशन मैनेजमेंट, तो मेडिकेशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब मेडिकेशन मैनेजमेंट की बात आती है तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन द मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन। अब मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट चाहे होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो, एलोपैथी हो, तो लेकिन साइड इफेक्ट जो देखे गए हैं अधिकतर वो एलोपैथी में देखे गए हैं। बाकी आयुर्वेदा होम्योपैथी में भी साइड इफेक्ट आते हैं, तो इसके लिए प्रॉपर तरीके से प्लान और मेडिकेशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको ऑप्टिमाइज करना होता है। कब डोज देना है, कितने डोज में देना है, कितने टाइम पे देना है, तो इसको हम राइट टाइम, राइट डोज, राइट पेशेंट में मिले उस जिससे वो हेल्दी हो, क्योर हो, रिवाइव हो। पेशेंट काउंसलिंग की हम नेक्स्ट बात करें तो एंगेजमेंट विद द पेशेंट टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग एंड अडहेरेंस टू मेडिकेशन रेजिमेंट। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो एंगेजमेंट है पेशेंट का, इंश्योर करना है अंडरस्टैंडिंग एंड अडहेरेंट टू द मेडिकेशन रेजिमेंट में। तो पेशेंट काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि पेशेंट को आप अलग अलग तरीके से काउंसिल कर सकते हो। मेडिसिन के साइड इफेक्ट को कम कर सकते हो, मेडिसिन को कम कर सकते हो, मेडिसिन को एक्सचेंज कर सकते हो, इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। तो बहुत सारी पेशेंट काउंसलिंग हम रिलेटेड टू कर सकते हैं। ड्रग इंटरेक्शन देख सकते हैं, मेडिकेशन इंटरेक्शन देख सकते हैं, साथ में फूड बेस्ड प्लान हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो काउंसलिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देन कोलैबोरेटिंग टीम वर्क, तो वर्किंग एलोंगसाइड फिजिशियंस, नर्सेज एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो यहाँ पर जब हम वर्किंग करेंगे तो यहाँ पर जब उस फील्ड में रहते हैं तो वहाँ नर्सिंग और फिजिशियन से भी हम टाइम टू टाइम सजेशंस ले सकते हैं और बाकी ड्रग्स के बारे में हम उनको बता सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स के बारे में बता सकते हैं। तो अदर हेल्थ केयर के साथ कोलैबोरेट करके हम आगे बढ़ सकते हैं। स्किल एंड नॉलेज की जब हम बात करें तो फार्माकोथेरेपी एक्सपर्टाइज होते हैं बिकॉज क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो होते हैं, जो फॉर्मली डॉक्टर होते हैं, वो उनको फार्माकोथेरेपी में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट डिपेंड अपॉन नॉलेज ऑफ ड्रग थेरेपी एंड फार्माकोलॉजी। तो दोनों ही होती है, ड्रग थेरेपी और फार्माकोलॉजी के दोनों का नॉलेज होता है, जिसकी वजह से हम उनके साइड इफेक्ट को कर सकते हैं, पेशेंट के हिसाब से ड्रग का इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं और हील कर सकते हैं। क्लिनिकल असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्लिनिकल असेसमेंट ये है कि भाई जो पेशेंट है उसका डेटा आपके पास आता है और डेटा के अनुसार आप पेशेंट की हीलिंग या जो रिलेटेड टू पैरामीटर है, हेल्थ पैरामीटर, उनको आप क्या कर सकते हो, उसके हिसाब से जो थेरेपीज़ हैं वो दे सकते हो जिससे उनका हेल्थ के जो पैरामीटर्स है वो क्या हो, इंक्रीज हो। और डेटा अच्छा है, डेटा जितना अच्छा आएगा इसका मतलब क्या है, हीलिंग ज़्यादा हो रही है, हीलिंग ज़्यादा हो रही है तो पेशेंट बहुत जल्दी क्योर हो जाएगा, रिवाइव कर जाएगा और बेसिकली वेलबींग हो जाएगा। ठीक है, तो एबिलिटी टू असेस पेशेंट कंडीशन एंड रिकमेंडेड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्लान, तो रिलेटेड टू जो भी ट्रीटमेंट प्लान है वो हम उनको दे सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स की हम लोग बात करें तो बिकॉज इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो चाहे पेशेंट हो, उनको क्या है, हेल्थ जब भी हम हेल्थ कंडीशन की बताते हैं तो उनसे कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी और इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस सेटिंग की जब हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप कहाँ सेटिंग कर सकते हो, तो सबसे पहली चीज़ है कम्युनिटी फार्मेसी। तो कम्युनिटी फार्मेसी वो आपका सेल्फ ऑन कर सकते हो, आप खुद के फाउंडर बन सकते हो, आप एजुकेशन दे सकते हो, डिलीवरिंग फार्मास्यूटिकल केयर कर सकते हो, जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं उनके बारे में आप बता सकते हो, एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट इन कम्युनिटी सेटिंग। तो मेडिकेशन मैनेजमेंट भी हम लोग जितनी भी मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम दे सकते हैं। देन हॉस्पिटल फार्मेसी, तो हॉस्पिटल फार्मेसी की हम बात करें तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इन पेशेंट हेल्थ केयर टीम प्रोवाइडिंग डायरेक्ट पेशेंट केयर। तो डायरेक्ट पेशेंट केयर हम प्रोवाइड कर सकते हैं उनको रिलेटेड टू जो भी इंफॉर्मेशन है, ड्रग की इंफॉर्मेशन है, कोई थेरेपी चल रही है उसकी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम दे सकते हैं। देन एम्बुलेंट्री केयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइफ सेविंग है। तो लाइफ सेविंग जब हम लोग करते हैं किसी की तो यहाँ पर एम्बुलेंट्री केयर आ जाता है। प्राइमरी केयर एंड इमरजेंसी केयर दोनों आते हैं। जो आउट पेशेंट क्लिनिक्स होते हैं उसमें हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं एम्बुलेंट्री केयर ऑफरिंग कंप्रहेंसिव मेडिकेशन मैनेजमेंट सर्विसेज। उनकी लाइफ सेविंग के बारे में ट्रेनिंग्स वगैरह दे सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एम्बुलेंट्री केयर।
पेशेंट केयर एक्टिविटीज़ की जब हम लोग बात करेंगे तो मेडिकेशन मैनेजमेंट, असाइनिंग मेडिकेशन रेजिमेंट एंड एडजस्ट प्रिस्क्रिप्शन एज अ नीडेड। तो पेशेंट केयर एक्टिविटीज़ हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असाइनिंग मेडिकेशन रेजिमेंट एंड एडजस्टिंग प्रिस्क्रिप्शन एज अ नीडेड। तो जरूर जो मेडिकेशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग फार्माकोविजिलेंस बोलते हैं, मॉनिटरिंग फॉर एंड मैनेजिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन इन पेशेंट एजुकेशन की हम बात करें तो प्रोवाइडिंग कंप्रहेंसिव एजुकेशन ऑन प्रॉपर मेडिकेशन यूज एंड साइड इफेक्ट। तो वहाँ पर पेशेंट को एजुकेट करना है रिलेटेड टू ड्रग, रिलेटेड टू मेडिकेशन, रिलेटेड टू डिसीज, रिलेटेड टू फूड, रिलेटेड टू इंटरेक्शन, रिलेटेड टू एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ऑल अबाउट basically clinical pharmacy service is a patient education service. this is very important, क्योंकि पेशेंट एजुकेशन जितना ज़्यादा आएगा आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो, आप कोई हेल्थ अदर इंफॉर्मेशन दे सकते हो, एविडेंस बेस्ड रिसर्च कर सकते हो, है ना, डिसीज़ को कैसे रिवर्स करना है, कैसे उसको ड्रग को मिनिमाइज करना। तो ऑल अबाउट जो क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस है वो रिलेटेड टू है पेशेंट एजुकेशन। तो पेशेंट एजुकेशन पे हम ज़्यादा ध्यान से दे सकते हैं, पेशेंट एजुकेशन को हम ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। जितना ज़्यादा पेशेंट एजुकेशन आएगा वैसे वैसे ड्रग का ओवर यूज़ कम होता जाएगा। इकोनॉमी से, जिसको हम फार्माको इकोनॉमिक्स बोलते हैं, फार्माको इकोनॉमिक्स को हम सेव कर सकते हैं, ड्रग के ओवर यूज़ को हम कम कर सकते हैं, साथ में हम इन्वायरमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का जो मोर यूज़ हो रहा है या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का जो यूज़ हो रहा है उसको हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं, और कम करने के साथ साथ हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यही एंटीबायोटिक्स, यही साइकोटिक ड्रग्स किसी दूसरे एनिमल्स में या पेड़ पौधों में जाते हैं, जिससे रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। फिर जो फर्दर जो बीमारियां हैं, चाहे प्लांट रिलेटेड बीमारी हो, एनवायरमेंटल डिसीज़ हो, चाहे ह्यूमन डिसीज़ हो, वो सब पे रेजिस्टेंस होता है, देन उसके बाद वो क्योर नहीं होती, यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट एजुकेशन पे ध्यान देना। कोलैबोरेटिंग प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोलैबोरेटिंग प्रैक्टिसेस से ये होगा कि भाई धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन जो गैप है, इन्फॉर्मेशन जो है वो धीरे धीरे पहुंचेगी, और धीरे धीरे लोगों को समझ आएगा, दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशन को समझ आएगा कि भाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है तो उसको हमको नहीं देना है। या फिर जो ग्राउंड लेवल पे जो जिसको हम लोग प्राइमरी प्रैक्टिशनर्स बोलते हैं, गांव देहात में जो प्रैक्टिशनर होते हैं, कोई एलोपैथी प्रैक्टिस भी करते हैं, कुछ आयुर्वेदा प्रैक्टिस भी करते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन होते हैं, तो उनके साथ कोलैबोरेशन करके भी हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, डिसीज़ की इन्फॉर्मेशन को बढ़ा सकते, डिसीज़ की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई एंटीबायोटिक्स या कोई साइटोट्रोपिक सब्सटेंस है उसको अननेसेसरी किस पेशेंट में अननेसेसरी नहीं देना है, एज अ डिपेंड अपॉन उसकी कंडीशन के हिसाब से आपको उसको देना है। तो इंटीग्रेटेड इनटू हेल्थ केयर टीम alongside फिजिशियन एंड नर्सेस। तो फिजिशियन और नर्सेस से कोलैबोरेशन कर सकते हैं। देन इंटरडिसिप्लिनरी कम्युनिकेशन फैसिलिटेटिंग अफेक्टिंग कम्युनिकेटिंग अक्रॉस वेरियस मेडिकेशन स्पेशलिटीज़। तो यहाँ पर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं स्पेशलिटी डॉक्टर से, अलग स्पेशलिटी बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं, तो वहाँ पे भी हम कम्युनिकेट करके एज अ मेडिकेशन का मैनेजमेंट कर सकते हैं। यदि उन मेडिसिन से उनको आराम नहीं मिल रहा है तो पेशेंट, क्योंकि पेशेंट कंडीशन में होता है तो वहाँ पर वो ज़्यादा अच्छे से डॉक्टर्स या फिजिशियन से टॉक नहीं कर सकता, वहाँ पर फॉर्म्ड डॉक्टर्स या फार्माकोलॉजिस्ट वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, वहाँ पर उन स्पेशलिटी डॉक्टर से कम्युनिकेट करके उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जैसा इंटरडिसिप्लिनरी कम्युनिकेशन। देन पेशेंट सेंट्रिक केयर क्या है, फोकस ऑन द पेशेंट वेलबींग एंड मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट अप्रोच। तो यहाँ पर पेशेंट की जो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है, वहाँ पर आप फूड रिलेटेड या फिर जिसको हम बोलते हैं प्लांट रिलेटेड न्यूट्रिशन के बारे में आप बता सकते हैं, आप जो नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में आप बता सकते हैं, आप हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में आप बता सकते हैं, साथ में आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, चाइनीज़ मेडिसिन, डिफरेंट तरीके की पेशेंट सेंट्रिक जो केयर है वो आप कर सकते हैं। बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, जो फिजिकल थेरेपीज़ भी हो सकती हैं, है ना, तो नेचुरल थेरेपीज़ भी हो सकती हैं, तो वो आप उनको उनकी कंडीशंस के हिसाब से आप बता सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड मेडिसिन, फंक्शनल मेडिसिन या मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट्स। तो उसके बारे में आप अप्रोचेस के बारे में उनसे काउंसलिंग कर सकते हैं और कोलैबोरेट कर सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट जो कोलैबोरेटर्स हैं उनके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं।
चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जहाँ पर मेडिकेशन एरर 5 मिलियन से ज़्यादा एवरी ईयर या एवरी ईयर आता है। तो यहाँ पर हमें मेडिकेशन एरर को कम करना है, जो साइड इफेक्ट हैं वो कम करना है, लोगों की हेल्थ के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना है कि हेल्थ पेशेंट रहे, क्योंकि लीवर किडनी कैंसर तक की प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ रही हैं ड्यू टू बहुत सारे एक्सपोजर्स तो हो ही रहे हैं, एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स भी हो रहे हैं, साथ में मेडिकेशन एक्सपोजर्स भी हो रहे हैं। तो मेडिकेशन एक्सपोजर्स या फिर मेडिकेशन ज़बरदस्ती लेने, ओटीसी ड्रग्स लगातार लेने की वजह से, तो इस वजह से जब काउंसलिंग नहीं मिलेगी तो पेशेंट खुद लेता है, और खुद लेता है तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और प्रॉब्लम बढ़ती है किस तरीके से? वो आती है डिसीज़ के फॉर्म में, ऑर्गन फेलियर्स के फॉर्म में। तो अपॉर्चुनिटी टू रिड्यूस मेडिकेशन रिलेटेड एरर्स एंड ऑप्टिमाइज पेशेंट सेफ्टी, तो यहाँ पर हमें डिपेंड करना है कि पेशेंट सेफ्टी बढ़ानी है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जब हम बात करें, चैलेंजेस एडॉप्टिंग टू द रैपिड चेंजेस इन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर चैलेंज इन एडॉप्टिंग टू रैपिड चेंजेस इन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, तो लगातार फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो यहाँ पर हमें फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के साथ साथ उनके जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो एरर्स हैं उनको भी कंपनीज़ को, या फिर जो चैलेंजेस उनको रिपोर्टेड करना है, जिससे क्या हो कि इन्हेंस हो दवाइयों मेडिसिन का जो है, चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, होम्योपैथी मेडिसिन हो, एलोपैथी मेडिसिन हो, उनके बारे में यदि हम बताएंगे, उनको रिपोर्ट करेंगे, तो वो स्वाभाविक है वो कंपनियां जो रिलेटेड टू फील्ड, जो रिलेटेड टू पर्सन है, वो उसको क्या करेगा? सुधारेगा। प्रोफेशनल ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो अपॉर्चुनिटी टू एनहेंस स्किल एंड एडवांसमेंट टू प्रैक्टिस ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, तो जिस तरीके से क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं भी अब एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट ही हूँ, फार्माकोलॉजिस्ट हूँ, तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी एनहेंस हो रही है, स्किल हो रही है, एडवांस टू प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस रिलेटेड स्किल्स बढ़ रही है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। फ्यूचर ट्रेंड की यदि हम बात करें क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस, तो एडवांसमेंट इन प्रिस्क्रिप्शन प्रिसीजन टू मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन जितनी ज़्यादा प्रिसीजन जाएंगी हेल्थ ज़्यादा इंप्रूव होगी, चाहे वो कोई थेरेपी हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी थेरेपी हो, कोई भी पैथी हो, एलोपैथी हो, यदि वो एक ऑप्टिमम रेशियो से प्रैक्टिस कर रहा है, पेशेंट अच्छे से ले रहा है, उसको टाइम टू टाइम ले रहा है, उसको प्रैक्टिस कर रहा है, तो स्वाभाविक कुछ टाइम में उसकी प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हम प्रिसाइज मेडिसिन कर सकते हैं। एंड पर्सनलाइज थेराप्यूटिक्स लीड्स टू फ्यूचर ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, तो पर्सनलाइज थेराप्यूटिक्स मतलब कि डिफरेंट केस स्टडी के हिसाब से हम उनका ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं कि भाई इस पेशेंट को इस तरीके से ट्रीट करेंगे तो ये रिवाइव कर जाएगा, रिवर्स कर जाएगा, उसकी जो प्रॉब्लम है मेडिकेशंस को कम करके भी हम उसको ठीक कर सकते हैं, मेडिकेशंस को ऑप्टिमाइजिंग यूज़ करके भी हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो ऑफरिंग द टॉलरिंग ट्रीटमेंट फॉर इंडिविजुअल पेशेंट्स, तो यहाँ पर हम पेशेंट को ट्रीटमेंट टॉलरेंस बढ़ाएंगे और उसको उसकी वेलबींग के लिए काम करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, ये था बेसिकली क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस और किस तरीके से क्लिनिकल सर्विसेज हम दे सकते हैं, किस तरीके से हम अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, ये सब जो भी हमारे फार्मासिस्ट फ्रेंड्स हैं उनके लिए है, और स्पेशली जो पेशेंट हैं जो आज नहीं जानते कि फॉर्म-डी क्या होता है, फार्माकोलॉजिस्ट क्या होता है, उनके लिए भी है कि भाई जनरल पब्लिक के लिए कि भाई अब आपको हॉस्पिटल में देखना है कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट अवेलेबल है या नहीं, उसी हॉस्पिटल से आप ट्रीटमेंट कराएं जहाँ क्लिनिकल फार्मासिस्ट प्रेजेंट हो, या फिर आप दवाइयाँ वहीं से लें जहाँ पर एक रेपुटेड फार्मासिस्ट, नॉलेजेबल फार्मासिस्ट बैठे, या फिर क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो, जिससे आपको प्रॉपर हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल सके, किस मेडिसिन में कौन सी दवाई आपको, किस डिसीज़ में कौन सी दवाई आपको खानी है या नहीं खानी, वो आपको क्लिनिकल फार्मासिस्ट या फॉर्म-डी डॉक्टर, जिसको हम लोग डॉक्टर ऑफ फार्मेसी बोलते हैं, फार्मेसी डॉक्टर्स बोलते हैं, फॉर्म-डी बोलते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट बोलते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट बोलते हैं, आप उनसे इस तरीके की इंफॉर्मेशन या हेल्थ एजुकेशन आप ले सकते हैं। तो आप यदि आप भी किसी तरह की बीमारी या रोग और दवाओं के एडवर्स इफेक्ट से ग्रसित हैं तो अनुसंधान एवं प्रमाणिक स्वास्थ्य प्रत्यावर्ती कार्यक्रम को हमारे हिम्स वर्चुअल ओपीडी के माध्यम से 99 बीमारियों में ओपीडी रजिस्ट्रेशन कर परामर्श ले सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे औषधि जागरूक समाज एवं स्वस्थ भारत मिशन में सहायता कर सकते हैं। यदि आप स्वास्थ्य संबंधी आर्टिकल ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो कृपया हमारे हिम्स VOPD ब्लॉग स्पॉट को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको नए आर्टिकल्स आपके मेल के द्वारा मिल जाएंगे। थैंक यू।